हेलो, वेलकम बैक 10th क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आप सब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं। और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि क्या मेरिट्स रही थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, क्या अचीवमेंट्स थे उनके पीरियोडिक टेबल में, क्या क्या रिमार्केबल चीज़ें थी जिसकी वजह से उनकी पीरियोडिक टेबल इतनी ज़्यादा फेमस हुई। तो जैसा कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि इस वाली क्लास में हम जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें हैं जो कि मेजर रीज़न ऑफ फेलियर रही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। ऐसे क्या क्या रीजंस रहे कि वो टेबल जो हमें नियरली परफेक्ट नज़र आ रही थी, जिसमें हमें कोई फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा था, जिसमें इतनी रिमार्केबल चीज़ें की गई थी जो पहले किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं थी, तो ऐसी क्या शॉर्टकमिंग्स उनकी पीरियोडिक टेबल में रह गई जिसकी वजह से उनका क्लासिफिकेशन वाज नॉट कंसिडर्ड एज एन एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन, उसको हम आज की क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला और सबसे मेजर ड्रॉबैक है जो काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशंस में नज़र आता रहा है और जो अभी तक भी प्रिवेल कर रहा है, उस डीमेरिट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो डीमेरिट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइड नहीं थी। अब पहले स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या हुई। हाइड्रोजन जो था बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज दो ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ सिमिलर थी। पहला ग्रुप जिससे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मिलती थी वो था 1A ग्रुप। कौन सा ग्रुप था? 1A। अब अगर मैं 1A कहूं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ये चीज लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है वो पीरियड्स होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, और आपके जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो दो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। वन इज कॉल्ड सब ग्रुप ए एंड वन इज कॉल्ड सब ग्रुप बी। तो आपका जो हाइड्रोजन था उसकी प्रॉपर्टी 1A वाले एलिमेंट से काफी ज्यादा सिमिलर थी। किन से सिमिलर थी? 1A वाले एलिमेंट से। और 1A वाले एलिमेंट्स कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन सब से हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर थी और उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूलाज भी क्या थे? सेम थे। लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो थी वो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स से भी सिमिलर थी। अब 7A के ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो मतलब जब हम 7A कह रहे हैं ना, इसका मतलब हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के 7th ग्रुप के A सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। मैं वापस बता देती हूं, 1A का मतलब है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट ग्रुप के ए सब ग्रुप की बात हो रही है, और 7A में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के 7th ग्रुप के ए सब ग्रुप की बात चल रही है। अब 7th ग्रुप जो 7th ए सब ग्रुप था हमारा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे? उसमें एलिमेंट्स थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन। और हाइड्रोजन जो था उसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से भी क्या करती थी? मैच करती थी, सिमिलर थी। तो जैसे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दो ग्रुप्स में शो होने लगी, दो ग्रुप से मिलने लगी, तो मेंडलीव के लिए इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई द फैक्ट कि वो उसे 1A में रखने में क्यों प्रेफर कर रहे हैं या फिर 7A में क्यों नहीं रख रहे हैं। तो ये सबसे पहला और सबसे मेजर ड्रॉबैक था कि बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन वॉज सिमिलर टू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 7A, दिस इज वाई Mendeleev could not justify where to keep hydrogen and why is he keeping it in a particular group. Is it clear? तो क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज दो अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स से सिमिलर थी, इसलिए उसकी पोजीशन का जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया और वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की सबसे पहली डीमेरिट बनकर सामने आ गई। आई होप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। अब सेकेंड चीज, जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कोई भी इशू नहीं आया। ये हम सबको पता है कि क्यों नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को बहुत आराम से ग्रुप 0 के अंदर रख दिया गया। लेकिन वहीं पे जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, किसकी डिस्कवरी हुई? आइसोटोप्स की। अब पहले 9th क्लास में वापस चले जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है?
सेम होता है, लेकिन डिफरेंस होता है उनके मास नंबर में। किसमें डिफरेंस होता है? मास नंबर में। तो मैं वापस से बता देती हूं, आइसोटोप की डेफिनेशन सीबीएसई के एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछी गई है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस में। लाइक व्हाट आर आइसोटोप्स? सो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट, वो सेम एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं which have same atomic number but different mass number। हम सबने 9th क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ये तीनों आइसोटोप्स थे, इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 था, लेकिन इन तीनों का मास नंबर क्या था? अलग अलग था। और इन तीनों का मास नंबर अलग अलग क्यों था? क्योंकि इनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग थे। प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं था, ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन था और ट्रीटियम के पास 3 न्यूट्रॉन थे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पहली चीज जो इस पॉइंट को समझने से पहले हमें क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। Now, since a lot of element had their isotopes, तो हुआ क्या? क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का बेसिस जो था वो था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करता है। किस में अरेंज करता है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? तो क्योंकि वो एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे थे और हमें ये पता है कि आइसोटोप्स के एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, मतलब हर एलिमेंट के आइसोटोप को एक अलग पोजीशन चाहिए थी पीरियोडिक टेबल में। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इसका मतलब हर एलिमेंट के आइसोटोप को एक डिफरेंट पोजीशन चाहिए होगी। कहां पर? आपकी पीरियोडिक टेबल में। क्या ये चीज सबको बहुत ढंग से क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? आई डोंट थिंक ये कोई इतनी बड़ी बात थी। अब हुआ ये कि सपोज कीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो पहले मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा था, अब उसी हाइड्रोजन को 3 पोजीशंस चाहिए। कितनी पोजीशन चाहिए? 3। इसी तरीके से कार्बन के भी आइसोटोप्स थे, तो कार्बन को भी मल्टीपल पोजीशंस चाहिए होने लगी। आयोडीन के आइसोटोप्स थे, उसे भी मल्टीपल पोजीशंस चाहिए लगी। तो प्रॉब्लम ये होती गई कि पूरी की पूरी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो गई। क्यों डिस्टर्ब हो गई? क्योंकि पहले वो एलिमेंट जो सिर्फ एक सिंगल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा था, अब उसे एक से ज्यादा पोजीशंस की रिक्वायरमेंट होने लगी। एंड मेंडलीव के लिए डिस्टर्बिंग हो गई ये चीज कि वो कैसे आइसोटोप्स को इस प्रिसिजन से प्लेस करे, कैसे वो आइसोटोप्स को इस प्रिसिजन से प्लेस करे कि वो सारे आइसोटोप्स एक ही ग्रुप में लाए कर जाएं। क्योंकि अगर आइसोटोप दूसरे ग्रुप में चला गया तो क्या होगा? उसके हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन के जो तीनों आइसोटोप्स हैं उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला अलग अलग होगा? नहीं, क्योंकि उन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तो हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला तो अलग नहीं हो सकता। अलग सिर्फ क्या हो सकता है? उनका मास नंबर। तो हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जैसे ही आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने लग गई। और उसका सबसे मेजर रीजन यही है क्योंकि हर एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स थे ना, उन सब का एटॉमिक मास अलग अलग था और मेंडलीव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंजमेंट कर रहा था। तो आपको क्या करना था? आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना था। एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम नहीं रख सकते थे सारे एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स को हम अलग अलग पोजीशंस नहीं दे सकते थे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि जैसे ही हम पोजीशन देने लगते वैसे ही मेंडलीव का फ्रेमवर्क कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो हम 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी जस्टिफाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे थर्ड वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी तो उन्होंने कहा था कि मेरी पीरियोडिक टेबल में मैं सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करूंगा। लेकिन मेंडलीव ने कहने के लिए ये बात कह तो दी, लेकिन वो इस पर्टिकुलर बात को अपनी पीरियोडिक टेबल में कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाए। ऐसा बहुत बार हुआ मेंडलीव के साथ जहां पर उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि अगर वो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे थे तो उनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिल पा रही थी, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज अचीव नहीं कर पा रहे थे एलिमेंट्स की। और इसका सबसे मेजर केस जो देखने को मिलता है ना, वो कोबाल्ट और निकल के केस में देखने को मिलता है। अब मेंडलीव ने क्या किया
मेंडेलीव ने हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को पहले रख दिया और लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में रख दिया, जबकि ये चीज उनकी पीरियोडिक टेबल का बेसिस नहीं थी। उनकी पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या था? उनकी पीरियोडिक टेबल का बेसिस ये था कि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही अरेंज करेंगे, हम उस रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऐसे मिले जिनमें हायर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले रखा हुआ था और लोअर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बाद में रखा हुआ था। और इसका रीजन यही था कि अगर वो इस तरीके से एलिमेंट्स को नहीं रखते तो वो जो प्रॉपर्टी थी ना कि सेम ग्रुप में लाई करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, वो उस रूल को अबाइड कर रहे थे, अनफॉलो कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने ये चीज कर दी थी। तो ऐसे एनॉमलस पेयर एक कोबाल्ट निकल का देखने को मिल जाता है, एक आर्गन पोटेशियम का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी आप हायर एलिमेंट्स पे जाएंगे, हायर एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास और भी ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, तो आपको और भी बहुत सारे एनॉमलस पेयर्स मिल जाएंगे। तो मेंडेलीव ने जो सबसे बेसिक चीज अपनी कही थी, उन्होंने उस बेसिक चीज को विच इज कॉल्ड दैट ही इज गोइंग टू अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को भी अबाइड कर दिया था, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को भी अनफॉलो कर दिया था, जस्ट सो दैट कि उनकी पीरियोडिक टेबल का फ्रेमवर्क डिस्टर्ब ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो चीजें और करी। हमने ये कह दिया था कि हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो दो सब ग्रुप में डिवाइडेड है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। क्लियर? ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो जब आप ग्रुप 1 की बात करते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप है, तो उसमें क्या थे? जो आपके दो सब ग्रुप्स थे, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो हमने क्या देखा कि सब ग्रुप ए, जो हमारा सब ग्रुप था, वहां पर किस तरीके के एलिमेंट्स आ रहे थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी एलिमेंट्स मैं बोल रही हूं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमने लोथरमियर के टाइम पे भी पढ़ा था कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। कैसे एलिमेंट्स होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी लोथरमियर के केस में। तो बिकॉज ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, इनकी टेंडेंसी होती है बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो ये बात इस बात का जस्टिफिकेशन दे देती है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की रिएक्टिविटी लेवल्स काफी ज्यादा है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम की रिएक्टिविटी लेवल क्या है? काफी ज्यादा है। तो लोगों के मन में ये सवाल आया कि मेंडलीव, तुमने कहा था कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, तो तुम हमें ये जस्टिफाई करके बताओ कि जब तुमने ग्रुप 1 का कंस्ट्रक्शन किया उस समय पे तुम कैसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को तुम कैसे पैसिव एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी रिएक्टिविटी लेवल काफी कम है, तो वो कौन से पैसिव एलिमेंट्स हो गए थे आपके? वो पैसिव एलिमेंट्स आपके हो गए थे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो लोगों ने ये कहा कि आप कैसे ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ में ऐसे पैसिव एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आप इनको कैसे रख सकते हो? इनकी रिएक्टिविटी लेवल तो टेंडिंग टू 0 होती है, तो रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। और यही रीजन होता है कि हम ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? कॉइनेज मेटल्स। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी रिएक्टिविटी लेवल बहुत कम होती थी, इसलिए इनको कॉइन्स वगैरह, अर्लियर टाइम्स में कॉइन्स वगैरह बनाने के काम में लिया जाता था। तो ये जब लोगों ने ये कहा कि आपने पहले ये चीज जस्टिफाई कर दी थी कि सेम ग्रुप में लाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए थी, तो ये चीज गलत हो गई कि आपने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को कैसे रख दिया है लो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स सच एज कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के साथ। तो यहां से हमारे दिमाग में उनकी पीरियोडिक टेबल का फोर्थ डीमेरिट क्लियर हो गया कि मेंडेलीव ने क्या किया। मेंडेलीव ने ये किया कि उन्होंने कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी सेम ग्रुप में एडजस्ट कर दिया, और उसका भी एक ही रीजन था, जस्ट बिकॉज उन्हें क्या नजर आ रहा था? उन्हें ये नजर आ रहा था कि इनके हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो उन्होंने ये चीज ध्यान में नहीं रखी कि अरे यार इनकी रिएक्टिविटी लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है, मैं रख ही नहीं सकता इन चीजों को एक दूसरे के साथ। क्लियर हो गई ये चीज? अब अगर उन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था ना, तो उन्होंने कुछ लाइक एलिमेंट्स को एक दूसरे से दूर दूर भी रख दिया था। लाइक एलिमेंट्स को एक दूसरे से दूर दूर रखने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर थी, वो एलिमेंट्स भी ऐसे नजर आए कि वो दो डिफरेंट ग्रुप्स में लाई कर रहे हैं। वो किस में लाई कर रहे हैं? दो डिफरेंट
ग्रुप्स में। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि मेंडलीव ने डिसिमिलर एलिमेंट्स को तो एक साथ रख दिया और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज वाकई में एक दूसरे से मिलती थी उनको क्या कर दिया, एक दूसरे से कंप्लीटली अलग कर दिया। जिसका एक एग्जाम्पल है प्लैटिनम एंड गोल्ड। प्लैटिनम और गोल्ड जो थे वो दोनों बेचारे अलग अलग ग्रुप्स में लाई कर रहे थे, जबकि उन्हें कहां लाई करना चाहिए था, उन्हें एक ही सिंगल ग्रुप में लाई करना चाहिए था। अब जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना तो हमें ये नजर आया कि लास्ट वाले लेक्चर में वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो टेंडिंग टू परफेक्ट नजर आ रही थी, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो इतना परफेक्ट नजर आ रहा था, जिसमें हर चीज सिस्टमैटिकली अरेंज थी, कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन मिल रही थी हमें, इवन नोबल गैसेस की डिस्कवरी ने उस टेबल को खराब नहीं किया था। तो उस इतनी परफेक्ट दिखने वाली पीरियोडिक टेबल में भी हमने न्यूमरस मिस्टेक्स नजर आ गई, न्यूमरस डीमेरिट्स नजर आ गई। तो लोगों ने फिर से जीरो से सोचना स्टार्ट किया और उन्हें एक बात तो समझ में आ गई, उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम ले रहे हैं ना, उसमें फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें इतनी सारी डीमेरिट्स देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये बात 100% श्योर है कि आप जो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लेकर आएंगे उसमें आपको कोई ना कोई डीमेरिट तो मिलेगी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डीमेरिट्स, इतना इनॉमरस अनोमलीज हमें नहीं मिलनी चाहिए थी। तो लोगों ने अब वापस से इस तरीके से सोचना स्टार्ट किया कि लेट अस मेक अ न्यू पीरियोडिक टेबल एंड अ टेबल जिसमें कि मेंडलीव की जितनी भी डीमेरिट्स थी ना वो सब उस पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स बनकर और कैरेक्टरिस्टिक्स बनकर सामने निकले। मतलब कि अब लोगों के या साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई थी कि अब हम एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि ऐसा नहीं हो कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ हो, अनलाइक प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ हो और लाइक प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे से दूर हों। तो जब इन सब चीजों के बारे में लोगों ने वापस से स्टडी करना स्टार्ट किया, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को और ढंग से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो एक सबसे बड़ा सवाल नजर आया ना, वो सवाल था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। लोग इस बात से कन्विंस थे कि कहीं ना कहीं पीरियोडिसिटी तो एग्जिस्ट करती ही करती है, क्योंकि अगर पीरियोडिसिटी नहीं होती तो मेंडलीव की टेबल भी नजर नहीं आती। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक ना एक टाइम के बाद रिपीट करेगा ही करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम इस बात में थी कि लोग कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को नहीं समझ पा रहे थे, या क्या रीजन हो रहा है, या क्या वाकई में सही रीजन है कि एलिमेंट्स अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि अब नई पीरियोडिक टेबल या नया क्लासिफिकेशन लाने से पहले हम सब इस बात को सोच लेते हैं कि पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, क्या रीजन है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही हैं, या हम ये ढूंढ लेते हैं कि क्या सही रीजन है और क्या नया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो क्या इनके बाद प्रोसीडिंग रही, कैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स को मेरिट्स में कन्वर्ट किया गया, क्या हेनरी मोजले, जो अगले लेक्चर होगा हमारा, क्या हेनरी मोजले का एक्सरे एक्सपेरिमेंट था और कैसे नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनकर आई, क्या नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, कैसे कैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की हर डीमेरिट को एक एक करके एक मेरिट में कन्वर्ट किया गया, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट से भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के पेपर में भी आई जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आई जाता है। एंड प्लीज ये कोबाल्ट निकल वाला केस याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हम नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे कैसे कोबाल्ट और निकल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था, ये सब आ जाएगा अगली वाली क्लास में। लेकिन इन डीमेरिट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बोर्ड्स में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और मैं पहले भी बता चुकी थी कि क्वेश्चन को घुमाने का तरीका क्या होता है, या तो वो लिखेंगे मेंशन द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या फिर वो लिखेंगे मेंशन द अनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्लियर हो गया? या मेंशन द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में उनकी डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे। क्लियर हो गई ये चीज?
आई होप आप सबको समझ में आया और आपने समझने की कोशिश की हो कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहे, क्या क्या डीमेरिट्स रही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।